वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या आप जान सकते हैं कि एक लेंस को अगर लॉन्गिट्यूडनली काट दें, उसके हर पार्ट की फोकल लेंथ वही रहेगी, आधी हो जाएगी, बदल जाएगी, दोगुनी हो जाएगी? क्या होगा? अगर लेंस को ऐसे काटें ट्रांसवर्स, तब फोकल लेंथ बदलेगी या वही रहेगी? लेंस को पानी में डाल दें, फोकल लेंथ में बढ़ेगी, वही रहेगी या घट जाएगी? कुछ कैसे निकालेंगे इन सब प्रश्नों का जवाब? और ये वाइवा के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। शुरू से अंत तक देखिएगा और इन सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर लेंस बनाना है तो किस मटेरियल का बनाना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखनी है सतहों की, क्या उसकी फोकल लेंथ होनी है। कैसे पता चलेगा? जब हम जानेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूले के नाम से। एक बात और ध्यान रखिएगा, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। वो लेंस बना हुआ है, उसमें कितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज कितनी दूरी पर कैसी बनेगी वो यूज़ करते हैं, उसकी फोकल लेंथ निश्चित है। लेकिन लेंस मेकर्स फार्मूला जो आज डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन, लेंस कैसे, कितनी फोकल लेंथ का, कितनी रेडिया या कर्वेचर का बनाया जाना है, किस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूज़ से बनना है, वो आज डिस्कस करेंगे। अब लेंस मेकर्स फार्मूले के बारे में, इसका डेरिवेशन सबसे पहले आपको आना चाहिए। चाहे कोई लेंस हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बस थिन लेंस की बात है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाती हूँ कि एक अगर लेंस ये आपने फर्स्ट सरफेस उसकी ली और दूसरी सरफेस आपने ये बनाई, तो ये लेंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। क्लैरिटी के लिए मैंने इतना उसकी थिकनेस ली है, अदरवाइज़ जो लेंस मेकर्स फार्मूला या आपके सिलेबस में जितने भी हम लेंसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, दे आर वेरी वेरी थिन। अब इस लेंस में ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसकी फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का अगर आप देखिए स्फेरिकल सरफेस से स्फीयर पूरा किया जाए तो मान के चलते हैं कि ये उसका सेंटर होगा, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ठीक इसी तरीके से अगर इस सरफेस का स्फीयर पूरा किया जाएगा तो उसका सेंटर अगर यहाँ कहीं आता है तो इसको हम लोग मान के चलते हैं सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी सरफेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड R2। मान लिया आपने कि एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट O पर रखी है, यहाँ पर भी O है, तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं P। अब इससे जो रे आएगी लेंस की फर्स्ट सरफेस पर पड़ी और ये रे इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पर आ रही, तो जो ये लेंस है किस मटेरियल का बना है? मान लिया उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी मीडियम, जिस मीडियम में लेंस रखा है। ये लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ये अब रे यहाँ पर आई, मान लिया फर्स्ट सरफेस पर आई, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर फर्स्ट सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएं तो नॉर्मल पोजीशन पता चलेगी, और नॉर्मल से ये रे इधर आ रही है इस लेंस के मीडियम में। अगर लेंस का मटेरियल मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बाहर से ज़्यादा है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, क्या होगा? एज पर रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो रे ऐसे इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, सिंपल रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। अब क्या होगा? अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती
तो ये रे सीधे आकर यहाँ कहीं पर स्ट्राइक करती और ये एक इमेज बनाती आई डैश। क्यों आई डैश कहा? क्योंकि हमने तो लेंस लिया, लेंस की ये सेकेंड सरफेस भी यहाँ पर है। आई डैश तब की इमेज है जब सेकेंड सरफेस नहीं होती। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ये रे है, इस रे का सेकेंड सरफेस से अभी जब नहीं माना तो आपने आई डैश पर इमेज बनती। यदि सेकेंड सरफेस भी है तो और कन्वर्ज करेगा। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। उसने कहा एक सरफेस ने कन्वर्ज करके अगर रे को आई डैश तक पहुंचाना था तो अब सेकेंड सरफेस पर रे आएगी, तो फिर यहाँ से एक इमेज बनाएगी, सेकेंड सरफेस से और कन्वर्जन होगा और फाइनल इमेज आई पर बनेगी। कैसे बनेगी देखिए। अब ये रे जब इस सरफेस पर आई तो इस सरफेस पर हम C2 से मिलाएंगे। C2 क्या है? सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब C2 से मिलाने के बाद आप देखते हैं कि दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। C2 से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेकेंड सरफेस से मिलाया। किस मीडियम से किस में जा रही? N2 से N1 में। किससे? डेंसर से रेयर में, जो माना है हमने। क्या होगा? डेंसर से रेयर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, इसका मतलब हो गया कि जो ये रे है वो यहाँ कहीं इमेज बनाएगी। तो ये इमेज हो गई आई, फाइनल इमेज। अब डायग्राम अगर आपने समझ लिया, एक बार फिर देखिए कि जो P पर ऑब्जेक्ट है उसकी लेंस से फाइनल इमेज आई पर बनी। कैसे बनी है? दो सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद। सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन हम लोग पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोनों सरफेस का रिफ्रैक्शन यहाँ पे लगा देंगे। दोनों सरफेस को ऐड करके ही तो लेंस बना है, तो दोनों सरफेस की इक्वेशन से रिफ्रैक्शन इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम भी। ये डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। कैसे? अगर आपने डायग्राम समझ लिया है, फिर कुछ नहीं है। सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन और फर्स्ट सरफेस पर क्या होगा रिफ्रैक्शन के लिए? अब आप देखिए, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में सिंगल सरफेस के लिए। इधर का मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वाला था, यहाँ पर भी हमने लेंस को N2 वाला ही लिया है। N1 N2 क्या है याद है? N1 वो मटेरियल जिससे इंसिडेंट रे चले, N2 उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे आए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे तो U, V, R ये सब आपको नॉमेनक्लेचर पता है। यहाँ पर फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज अगर आप देखते हैं तो ये इमेज है एट द डिस्टेंस V डैश। आई डैश बनती है फर्स्ट सरफेस से, तो इमेज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V डैश। बाकी U तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है, याद रखना चाहिए आपको कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O से। दूसरी चीज़, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आपने ये सब पहले साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये रिलेशन डिराइव किया है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए सीधे वही रिलेशन लिख दिया, बस V डैश लिखा हमने इमेज V की जगह। और फर्स्ट सरफेस की ये R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिख दिया। अब इसके बाद जब ये रे आ रही है सेकेंड सरफेस पर, कहाँ से कहाँ जा रही है? N2 से N1 में। तो अब हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा N1 में इमेज बन रही है, N1 में इमेज बन रही है, N1 में रे आ रही है और इमेज डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो नापी जाएगी डिस्टेंस वो है V। तो N1 अपॉन V माइनस कहाँ से रे आ रही है? N2 से, तो आपने लिखा N2 अपॉन क्या होगा यहाँ पर? ये जो I डैश है, I डैश विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सब आप पढ़ चुके हैं पहले वर्चुअल
फॉर सेकेंड सरफेस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये जो आई डैश है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इससे फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इस पॉइंट P की इमेज है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यही जो आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही, तो उसकी ये जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से नापते हैं। और ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो वी डैश है जो फर्स्ट सरफेस की इमेज डिस्टेंस आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी। तो n2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखेंगे हम लोग, v डैश इक्वल टू, फिर किस में रे आ रही है, n1 में, कहाँ से आ रही है, n2 से, अपॉन r2। ये रख दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को लिखने के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, कहीं लिखा रहता आप n1 n2 आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है किस में इमेज बन रही है, किस में रे आ रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कहाँ से रे चली है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब इमेज डिस्टेंस ले रहे हैं v, तो इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, n1, ऑब्जेक्ट वाला n2, क्यों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, n2 से आ रही, देखिए ये रे आ रही है, और n1 माइनस n2 कहाँ से, किस में आ रही है, कहाँ से आ रही, n1 में आ रही है, n2 से आ रही थी, अपॉन r2। दोनों सरफेस को ऐड करके लेंस बनाया गया है, दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम भी लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो अगर आप ऐड करेंगे 1 and 2, अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से n1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, यहाँ पर n2 माइनस n1, अगर आप देखें तो n1 माइनस n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 माइनस n1, यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ध्यान रहे कैसे किया गया है, आपके सामने फिर देखिए, ये ऐड करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये n1 कॉमन लेके 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहाँ n2 माइनस n1 इसको माइनस लगा के यहाँ माइनस r2 कर दिया गया, तो n2 माइनस n1 कॉमन लेके इतना आ गया। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप इसको लिखें 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1, ये मैंने क्या किया, n1 इधर ला के डिवाइड कर दिया, विद इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब आप देखिए किसी भी लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं, u इन्फिनिटी तो वी एफ फॉर एनी ऑफ द लेंस, तो उस लेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो आप उसमें आप देख रहे हैं v की जगह f है तो u की जगह इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन v की जगह क्या बचा, 1 अपॉन f। तो अब आप देख रहे हैं 1 अपॉन f इक्वल टू n2 माइनस अपॉन n1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है किसी भी लेंस के लिए। उसकी फोकल लेंथ जो आपने लेंस बनाना है, उस लेंस की फोकल लेंथ जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल को यूज़ करके आपने लेंस बनाया वो n2, जिस सराउंडिंग में लेंस रखा वो n1, कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस की वो r1 एंड r2। हाँ, r1 क्या है, जिस सरफेस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे वही फर्स्ट सरफेस r1 वही मानी जाएगी। तो r1 r2 f n2 तो लेंस की फोकल लेंथ, लेंस को आपको बनाना है तो आपको इसी फार्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है, इसीलिए लेंस को बनाने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ लेंस मेकर्स। लेंस मेकर्स फार्मूला जान लिया, तो आइए अब जानते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करती है कि लेंस किस मटेरियल का बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और लेंस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स कितनी है। देखते हैं, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने लिया था n2 और जिस मीडियम में वो रखा है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था n1,
पहला मान लीजिए हम ले लेते हैं केस ए कि इफ़ n2 ग्रेटर देन n1। मान लिया ये लेंस है और इस लेंस को, ये ग्लास का बना है, मान लिया लेंस का n2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसको मैंने पानी में डाल दिया तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको पता है 4/3। अब फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता है 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अगर ये मान लें कि n1 जो है वो एयर है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और n2 जो है वो ग्लास का है तो n2 की जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, अगर ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें रखें तो हम 1/f एयर, जब वो एयर में रखा है और ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/2। सीधे सीधे आप देखिए 3/2 माइनस 1, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 दैट इज़ हाफ, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 हुआ। जब हमने लेंस को पानी में डाल दिया n1 की जगह अब क्या है 4/3, तो अब जो फोकल लेंथ हो गई वो FW से डिनोट करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा n2/n1। देखिए 3/2/4/3, याद रखिए ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना। तो 3/2/4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/8 n2/n1 माइनस 1, और यही रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, नहीं पता है r1 r2, कैंसिल, कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या होगा 1/f/w, सो फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 1/2, 9/8 माइनस 1 कितना होगा 1/8, तो इंटू 8/1। दिस इम्प्लाइज दैट f water will be 4 times f in air। मतलब क्या हुआ कि अगर लेंस को पानी में डाल दिया, ग्लास का बना है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का, तो पानी 4/3 में डालने पर लेंस की फोकल लेंथ अब 4 गुना हो जाएगी, पहले से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाँ, नेचर ऑफ द लेंस वही रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा। अब अगर बी केस ले लें, फॉर्मूला वही, लेंस मेकर्स यही है। बी केस में क्या होगा, इफ n2 इक्वल टू n1, जरा बताइए इस फॉर्मूले में n2 इक्वल टू n1 रखेंगे क्या होगा 1/f, ये भी 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1/f 0 मतलब f इन्फिनिटी, 1/f पावर कहते हैं तो पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, प्लेन सरफेस की, यानी कि लेंस विल बिहेव लाइक द प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट, प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। और खास बात क्या, ये वाइवा क्वेश्चन है, व्हेन अ लेंस बिहेव्स लाइक द प्लेन ग्लास प्लेट, और उस लेंस को अगर अपने सराउंडिंग के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालेंगे इट विल बी इनविजिबल। तो ये भी वाइवा क्वेश्चन पूछा था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक लेंस ऐसे सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मटेरियल में डाला जाए वो दिखे ही ना, तो आपको आंसर नहीं दिखता उस समय, बस अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। किससे, लेंस मेकर्स फार्मूले में n2/n1 की वैल्यू, n2 और n1 जब दोनों सेम है तो n2/n1 1 हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये उसी का तो एप्लीकेशन है। अब थर्ड पार्ट बचा, अगर n2 n1 से बड़ा था ए पार्ट, n2 n1 के बराबर है बी पार्ट, सी पार्ट क्या बचा बताइए। सी पार्ट में बचा कि अगर n2 n1 से कम है,
क्या मतलब हुआ, लेंस जिस मटेरियल का बना है वो ऐसे सराउंडिंग में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। याद रख लीजिए CS2 कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2 होता है या ज़्यादा होता है 1.7, और लेंस जिसका बना है वो 1.5। ऐसे केस में अब इस फॉर्मूले में N2/N1, अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या होगी, N2 लेस है N1 ज़्यादा, ये फ्रैक्शन होगा, लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/F क्या आएगा आपको सीधे सीधे लेंस मेकर्स फॉर्मूले से। तभी तो मैं कह रही हूँ इसके एप्लीकेशंस याद रखने हैं। तो 1/F की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। तो अब भी लेंस की फोकल लेंथ तो बढ़ के आएगी, यहाँ पर जो भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा -1 करने पर एज पर द गिवन वैल्यू, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज बट नेचर रिवर्सेस। क्यों रिवर्सेस? क्योंकि अगर फोकल लेंथ निगेटिव आएगी तो निगेटिव फोकल लेंथ तो कॉनकेव लेंस की होती है, और अगर कॉनकेव लेंस को अपने से ज़्यादा सराउंडिंग वाले मटेरियल में डाल दिया जाएगा तो 1/F भी नेगेटिव हो गया, तो फोकल लेंथ क्या होगा इसकी, पॉजिटिव। तीनों के डायग्राम बनाने को आते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी आता है ड्रॉ फिगर व्हेन N2 ग्रेटर देन N1, N2 इक्वल टू N1, N2 लेस देन N1। तो इसमें आप देखते हो इसका जो फिगर होगा वो कॉन्वेक्स लेंस है। इस केस ए में आप देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऐसे ही कन्वर्जिंग ही रहेगा, ठीक। बी केस में इसका फिगर क्या होगा कि अगर जो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही कोई डेविएशन नहीं होगा, प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेगा। अगर आप कॉनकेव लेंस लेंगे तो कॉनकेव लेंस में भी आप देखते हैं ना कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग होगा, बस सीधे। दैट्स वाई इट विल बी इनविजिबल, नो एक्शन ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। यहाँ पर भी अगर कॉनकेव लेंस लिया है आपने तो कॉनकेव लेंस का ओरिजिनल नेचर, जो आपका डाइवर्जिंग नेचर आपने पढ़ा है, वो वही रहेगा अगर N2 ग्रेटर देन N1 है। हाँ, थर्ड केस में पढ़ा है नेचर रिवर्सेस, तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ऐसे हो जाए। क्वेश्चंस फ्रेम करने में तमाम तरीके के होते हैं। इसमें दे दिया जाएगा कमेंट फॉर N1 एंड N2 इफ N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड N1 इज दैट ऑफ सराउंडिंग। इस फिगर को देख के बताइए, क्या बता देंगे सीधे, N2 लेस देन N1। कॉनकेव लेंस कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया फोकल लेंथ पर, फोकल लेंथ की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ सराउंडिंग पर कैसे डिपेंड करती है। अब कैसे फोकल लेंथ डिपेंड करेगी लेंस की, उसकी R1 R2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे। देखिए अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ये सर्किल इधर पूरा होगा स्फेयर, ये स्फेयर इधर पूरा होगा। आप अगर देखते हैं इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसकी R2 है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस फॉर्मूले में, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, R1 का साइन कैसे लेंगे हम, अगर इधर से रे आ रही तो R1 भी इधर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो R1 तो प्लस में रहेगा, और R2 अगर इसका स्फेयर इधर होगा तो R2 का साइन क्या होगा, माइनस ये R2। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/F इक्वल टू N2/N1 माइनस 1, 1/R माइनस 1/R। कभी किसी सवाल में हो कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम है, एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उस मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है N2 1.55, अगर उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। बहुत बच्चे सोचते हैं दोनों सेम है, बाई कॉन्वेक्स लेंस की लिखा है ऑफ सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो R1 R2 की जगह R रख दिया और ये साइन माइनस नहीं लगाया तो 0 कर दिया, गलत हो गया।
ध्यान क्या रखना है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो R2 की जगह माइनस आर, R1 प्लस आर और R2 माइनस आर इफ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस। अब आपका सवाल आसान हो गया, आपने लिख दिया 1/20 इक्वल टू 0.55 और यहाँ पर 2/r हो जाएगा। देखिए हो जाएगा सीधे, इससे आपके पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज 1/11 इक्वल टू 2/r, r इक्वल टू 22। ये तो क्वेश्चन मैंने लगा दिया। मैं आपको बता रही थी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है उसमें हम फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करती है। हाँ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसे बनाते हैं, यूँ। अब इसमें देखिए ये सरफेस वाली, अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो ये अगर R1 ली जाएगी तो R1 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव माइनस आर, और R2 की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस आर। तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम ये फॉर्मूला निकालेंगे तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस R1 दैट इज माइनस आर, ये भी माइनस आर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस n2 अपॉन n1 माइनस 1, 2/r। तो आप देख रहे हैं फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, आ रहा है। हाँ अब बताने जा रही हूँ आपको कि अगर लेंस डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है, यहाँ पे साफ कर दूँ, ये लेंस है, अगर इसके इतने पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लिया f1 n1 ओके, इतने का है n2, इतने का है n3, तो अगर कोई भी रे n1 पर आती है, n2 पर आती है, n3 पर आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे निकालेंगे, कौन सी रे पास में लेंस की फोकस होगी या दूर में फोकस होगी, बस इसी फार्मूले से। ये फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला आपको क्या बताता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये f कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, मतलब इफ n1 n2 n3 का ये रिलेशन दिया है, यानी n3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इतने पोर्शन भर का n3 है, इतने का n2 है, और ये वाला पूरा जो है वो n1 है। तो n1 सबसे कम है तो इसकी फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये होगा यहाँ पर f1, इसकी क्या होगी, यहाँ पर होगी f2, और ये बिल्कुल ही पास में फोकस होगी, यहाँ पर क्या होगी f3। कैसे याद रखेंगे, n ज़्यादा तो f कम, f और n का रिलेशन ऐसा है एक दूसरे से रिवर्स। इसको याद करने का तरीका ये है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, n ये लेंस का है और ये सराउंडिंग का, ठीक। रखना है कि अगर लेंस को ग्लास का बनाया है, पानी में डाल दें, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। वाइवा क्वेश्चन, लेंस को अगर लेंथ वाइज काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है f। अब अगर इसको मैं बीच से काटती हूँ तो ये कैसा लेंस बन जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब इसका एक पीस ऐसे हो गया, देखिए। तो अगर दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसकी R1 और R2 यहाँ पर हैं और ये दोनों R के बराबर हैं, तो आपको लेंस मेकर्स फार्मूले से 1/f की वैल्यू क्या पता है, n2/n1 माइनस 1, 1/r, ये r प्लस में और ये माइनस में, तो -1/-r, यानी कि कितनी वैल्यू है, n2/n1 माइनस 1 और ये 2/r, यही तो है। इसके लिए आपने इसको काट दिया, इस प्लेन सरफेस की R2 की फोकल लेंथ कितनी हो गई, इन्फिनिट, रेडियस ऑफ कर्वेचर या R2 इन्फिनिटी, और R1 सीधे कितना है, R। इसकी फोकल लेंथ अगर आप देखते हैं f डैश, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 और सिर्फ 1/r, माइनस 1/r2, तो R2 तो इन्फिनिटी है, तो इतना ही तो बचा। अब बताइए, ये
2/r है, ये 1/r है। क्या रिलेशन आया, दिस 1/f' और 1 इस 2/r को अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 2 इंटू 1/f'। लिख सकते हैं कि नहीं? क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि f' इक्वल टू 2f। मतलब लेंस को तो आपने बीच से काट दिया, जो उसका एक पोर्शन बना उसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टोटल लेंस। अब अगर हम इन दोनों कट पोर्शन को ऐसे जोड़ें, यूं, मान लीजिए अगर हम इनको ऐसे जोड़ें या हम इसको ऐसे ही जोड़ दें, ऐसे कर लें और इसके संग एक दूसरा प्लेन सरफेस है वो ऐसे जोड़ लें, क्या होगा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको पता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/f' प्लस 1/f'। f' क्या है, एक पीस का, कटे वाले पीस की फोकल लेंथ। सीधे आप रख दीजिए 1/f' की वैल्यू किसके बराबर आ गई है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं f' 2f के बराबर है, यानी कि 1/2f प्लस 1/2f दैट इज 1/f। यानी कि इन दोनों की फोकल लेंथ जो कंबाइन होने के बाद आ रही है वो किसके बराबर होगी, उसी लेंस के बराबर। आप चाहे उसको जैसे जोड़ें। हाँ, अगर इसी लेंस को आप ऐसे काटते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको यूं काट देते हैं। अब इस कटे वाले पोर्शन की जो ये वाला पोर्शन बचा, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये है आधी होगी, वही रहेगी। कुछ आ रहा है समझ में आइडिया? देखिए क्या ऐसे काटने से जो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसकी फर्स्ट की सेकंड की, क्या वो बदली? उस जो जिस पार्ट का लेंस स्फीयर ऑफ दैट पार्ट, तो लेंस जो जिस स्फीयर का पार्ट है वो तो वही है ना, यानी कि इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी फोकल लेंथ भी उतनी ही रहेगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हम इनको, इस लेंस को ऐसे काट दें, फिर उसके काटने के बाद दोनों पीस को हम ऐसे जोड़ें, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f। लेंस की फोकल लेंथ यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, नहीं बदली ना ऐसे काटने पर, तो कितना हो गया 2/f। यानी कि अब इन कंबाइंड इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f/2। देखिए अब ऐसे ऐसे काट के आपने जोड़ा तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, पहले से आधी। पूरे लेंस की फोकल लेंथ f थी, और अगर इसको रिवर्स करके जोड़ दें लास्ट पार्ट, तो आप देखते हैं क्या होगा। मतलब एक पीस तो ऐसे रखिए आप, और दूसरा पीस आप इसमें यूं रखिए, इसके रिवर्स। अब क्या होगा, ये दोनों पीस में क्या होगा, जो लाइट रे यहाँ आती है वो ये प्रिज्म का ही तो पोर्शन बना होता है, लेंस की तरफ, बेस की तरफ बेंड होती है। अब इसके ऊपर जाएगी तो इधर बेस है तो इधर बेंड होगी, और फाइनली जब वो निकलेगी तो ये जो आपके पास लाइट रे है उसी के पैरेलल निकलती है। मतलब क्या होगा कि जो अगर आप इस तरीके से उन दोनों पीसेस को जोड़ देते हैं तो लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकलती है, यानी कि फोकल लेंथ अब कितनी हो गई, इन्फिनिटी। आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो एक f दूसरा -f, तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/f माइनस 1/f इक्वल टू 0। तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेगा। अब आपको मैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो तो बहुत लंबा ना हो जाए, और रोचक बातें आपको बताऊंगी। क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 2 लेंसेज हैं, अगर आपने उनको ऐसे रखा हुआ है और बीच में जो ये जगह है यहाँ पर वाटर है, दोनों कॉन्केव हैं, तो क्या होगा, इन पर बेस्ड कितने भी क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।